बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट क्लास में हमने बेसिक अकाउंटिंग क्वेश्चन डिस्कस किया, अब उसकी हम मजीद प्रैक्टिस करने जा रहे हैं और हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं और कुछ कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हम करते जाएंगे इन क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त, और कुछ चीज़ों की हम डेफिनेशंस भी रिकॉल करते रहेंगे जब हम इन क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, मिस्टर ओसामा started business on 1st August 1999। ओसामा ने बिजनेस शुरू किया। अच्छा, ये क्वेश्चन पहला वाला आसान है। आसान से मुराद इसमें कोई रेवेन्यू और एक्सपेंस नहीं है, ठीक है। तो इसमें सिर्फ 3 हेड्स दिए हैं, एसेट्स, इक्विटीज और लायबिलिटीज। मिस्टर ओसामा स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1st August 1999 with cash amounting to ₹100,000। ओसामा ने बिजनेस में कितना कैश इन्वेस्ट किया? 1 लाख रुपए। ये सबसे पहला ट्रांजैक्शन है। मैं फिर रिपीट कर दूं, ये कैश कल तक घर पे रखा हुआ था, कल तक ये ओसामा का पर्सनल कैश था। अब ये कैश ओसामा ने किसको दे दिया है? ये कैश ओसामा ने किसको दे दिया है? बिजनेस को, ठीक है। ओसामा के लिहाज से सोचेंगे तो उसके पास से पैसा गया है, बिजनेस के लिहाज से सोचेंगे तो बिजनेस के पास पैसा आया है। आप अकाउंटिंग ओसामा की कर रहे हैं या आप अकाउंटिंग बिजनेस की कर रहे हैं? जवाब दीजिए। आप अकाउंटिंग ओसामा की कर रहे हैं, आप अकाउंटिंग बिजनेस की कर रहे हैं? बिजनेस की। तो आपको जो कुछ सोचना है वो बिजनेस के साथ सोचना है। बिजनेस में कैश जनरेट हुआ है, बिजनेस में कैश जनरेट हुआ है, कोई सोर्स तो होगा ना इसका, कोई लाने वाला तो होगा ना उसका। क्या बिजनेस ने लाख रुपए लोन लिया है? ये बिजनेस में लाख रुपए जनरेट होने की वजह कोई लोन है, कोई उधार है? ये बिजनेस के ऑनर ने इन्वेस्ट किया है, ये बिजनेस के ऑनर ने इन्वेस्ट किया है, इसका एविडेंस कैपिटल के नाम से रिकॉर्ड किया जाएगा। यस, बिल्कुल बेसिक ट्रांजैक्शन है, अच्छी तरह सीख लें और समझ लें। तो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ आपके सामने, ठीक है। एसेट्स आर इक्वल टू इक्विटीज प्लस लायबिलिटीज, ठीक है। आप अपने रजिस्टर के एक पेज पे आ जाएंगे और उस पेज पर आप क्या करेंगे, लैंडस्केप फॉर्म इसको लिखना शुरू कर दें, ठीक है जी। एसेट्स आर इक्वल टू इक्विटीज प्लस लायबिलिटीज। अच्छा जी, ओके। सबसे पहले बिजनेस के पास कैश जनरेट हुआ, उसका एविडेंस क्या था? कैपिटल। सर, बिजनेस के रिसोर्सेज में इजाफा हुआ 1 लाख से। सवाल ये 1 लाख रुपए कहाँ से आए? ये 1 लाख रुपए बिजनेस के ऑनर ने इन्वेस्ट किए। ये 1 लाख रुपए लाने वाला बिजनेस का ऑनर है, तो ये 1 लाख रुपए क्योंकि ऑनर ने इन्वेस्ट किए इसलिए इसका एविडेंस कैपिटल में रिकॉर्ड किया गया, ठीक है। और ताकि पता लग सके किसी भी पॉइंट पर कि आज की डेट पर इस बिजनेस में कितने एसेट्स किससे बिलोंग करते हैं? बिजनेस के ऑनर्स। मैं बार बार बोल रहा हूँ, वन इज ट्रांजैक्शन, द अदर वन इज एविडेंस ऑफ ट्रांजैक्शन। बिजनेस में ट्रांजैक्शन हुई 1 लाख रुपए की, बिजनेस में 1 लाख रुपए का कैश जनरेट हुआ, तो उस 1 लाख, देखें बड़ी अकाउंटिंग बहुत सिंपल है, मेरी सिंपल लैंग्वेज सुने। अगर आप इधर उधर समझेंगे या आप किताब को रीड करेंगे तो आपको फिर समझने में डिफिकल्टी होगी बिला वजह। मेरा सिंपल सा लॉजिक है, बड़ा सिंपल वे है इसकी समझने का। बिजनेस में 1 लाख रुपए का कैश जनरेट हुआ, ये ट्रांजैक्शन है, ये हो गया। अब बता दीजिए कैसे हुआ, कहाँ से आया? तो उसके आने का एविडेंस क्या पता, लाने वाला कौन है, क्या पता, कोई वजह तो होगी इसके आने। तो एक तरफ लाख रुपए कैश जनरेट हुआ, एक तरफ उसकी वजह बयान कर दी गई आपके सामने। उसके बाद अगला हिस्सा,
पढ़े आगे। ड्यूरिंग ऑगस्ट फॉलोइंग ट्रांजैक्शन टुक प्लेस, और बिजनेस शुरू होने के बाद मजीद ट्रांजैक्शन ये हैं। ओपन बैंक अकाउंट विद कैश ₹20,000। हाँ भाई जवाब दीजिए सभी। 20,000 रुपए से बैंक अकाउंट खोला। आप सबके जवाब का मुंतजिर रहूंगा बेटा। भले आपको अगर आ रहा है आप लिखना शुरू कर देंगे, ठीक ही, आपकी मर्जी होगी, लेकिन मेरी बात का जवाब देंगे तो आप सीखेंगे। तो मेरे साथ साथ इस क्वेश्चन को कर लीजिए, बेहतर यही होगा। आपको आ रहा है, बहुत अच्छी बात। अब एक सवाल का जवाब दीजिए। 20,000 रुपए से 20,000 रुपए से बैंक अकाउंट क्या हुआ, ओपन हुआ। बैंक अकाउंट भी क्या है, एसेट है हमारे पास, सही है। अब जरा इक्वेशन पे देखिएगा, इक्वेशन पर जरा देखिएगा इधर। मैंने यहाँ लगाया हेडिंग किसका बेटा, बैंक का। तवज्जो कीजिएगा, आप सबकी तवज्जो चाहिए। मैंने कहा बैंक बैलेंस 20,000 रुपए से बढ़ गया सर। बैंक बैलेंस 20,000 रुपए से बढ़ गया। पॉइंट नंबर 1, क्या ये 20,000 रुपए मजीद घर से लाए गए हैं बैंक में ट्रांसफर करने के लिए? तो अगर ये 20,000 रुपए मजीद घर से लाए गए हैं बैंक क्या कहते हैं, बैंक में ट्रांसफर करने के लिए, तो ये एडिशनल कैपिटल हो गया। आपके कैपिटल में मजीद इजाफा हो गया। पहला सवाल। अगला सवाल, क्या ये 20,000 रुपए किसी से लोन पे लिए गए या बिजनेस के मौजूदा कैश में से 20,000 निकाल कर बैंक में ट्रांसफर कर दिए गए? 3 ऑप्शन, इस बात को सुन लें। फ्रॉम एग्जिस्टिंग कैश, नॉट एग्जिस्टिंग कैपिटल, बिकॉज एग्जिस्टिंग कैपिटल इज कांस्टेंट बेटा। एग्जिस्टिंग कैश बोलो ना यार, कैश में मूवमेंट हो रही है, कैपिटल नहीं बोलो। कैपिटल तो इन्वेस्ट हो गया, वो लाख रुपए ही है, उसमें कोई ग्रोथ नहीं है अब तक। कैश में से ट्रांसफर किया। अब सुनिएगा जरा बात को, सब लोग गौर से। ये बैंक बैलेंस में 20,000 का इजाफा हो गया, ट्रांजैक्शन। सवाल ये पैसा आया कहां से? तो बड़ा सिंपल जवाब है सर, ये पैसा मौजूदा कैश इन हैंड में से ही ट्रांसफर हुआ है। तो आपके मौजूदा कैश में क्या आ गई बेटा, कमी आ गई। अब आप टोटल करके देख लें, टोटल क्या होगा। बैंक बैलेंस 20,000 होगा, कैश बैलेंस 80,000 रुपए होगा, टोटल एसेट्स लाख रुपए के होंगे। और ये लाख रुपए वही हैं जो आपने इनिशियली क्या कहते हैं इन्वेस्ट किए थे। बस इस एसेट साइड पर इनकी पोजीशन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। क्या कहेंगे आप लोग, जवाब दीजिए बेटा सब लोग। यस। एक तरीका सोचने का ये भी है कि लाख रुपए कैश रखा हुआ था बिजनेस के पास। सोचिएगा, एक तरीका सोचने का ये भी है, लाख रुपए कैश रखा हुआ था बिजनेस के पास, उसमें से 20,000 रुपए क्या हो गए, कम हो गए। यार कैश इन हैंड में से 20,000 रुपए, सवाल क्या होगा, कैश इन हैंड में से। जी बिल्कुल, कैपिटल तो वही है ना। कैश इन हैंड में से यानी मतलब एक दफा इन्वेस्टमेंट हो जाए तो फिर जिस शक्ल में इन्वेस्टमेंट हुई है एसेट में, कैश में, वो कैश अपनी शक्ल चेंज करता रहेगा। वो कैश ही बैंक बन जाएगा, वो कैश ही फर्नीचर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एसेट्स अपनी शक्ल चेंज करते रहेंगे, कैपिटल कांस्टेंट रहेगा, अनलेस जब तक के मजीद कैपिटल इन्वेस्ट ना किया जाए, कैपिटल में ग्रोथ ना है। ठीक है। सोचने का एक तरीका ये भी है, देखिएगा सब लोग, सोचने का एक तरीका ये भी है कि यार लाख रुपए कैश रखा हुआ था, उसमें तो 20,000 रुपए कम हो गए। यार ये 20,000 रुपए कहाँ चले गए, कहाँ गए 20,000 रुपए? जवाब बड़ा सिंपल है कि 20,000 रुपए कहाँ गए, बताओ, जवाब दो। अकाउंटिंग सवाल और जवाब का नाम है, अकाउंटेबिलिटी सवाल और जवाब। 20,000 रुपए खर्च कर दिए, कहाँ खर्च कर दिए? तो यार 20,000 रुपए महफूज है, कहीं खर्च नहीं हुए, बस एक जेब से निकलकर दूसरी जेब में चले गए। और उस दूसरी जेब का नाम क्या है, बैंक अकाउंट, बिजनेस का बैंक अकाउंट। तो आज भी टोटल कैश जो है वो 1,00,000 रुपए है। 80,000 बिजनेस के हाथ में है, 20,000 बिजनेस के बैंक अकाउंट में है, और दोनों का सम 1,00,000 रुपए। और इस 1,00,000 रुपए की सोर्स जो थी वो ओरिजिनल कैपिटल। अब तक बिजनेस में कोई ग्रोथ नहीं आई। क्लियर? एसेट अपनी शक्ल चेंज कर रहा है, बिल्कुल, अभी देखते जाओ। तो अब मैं ट्रांजैक्शन को हर लाइन पे बैलेंस नहीं करूंगा, मैं बैलेंस लास्ट में करूंगा। ठीक है बेटा, कल मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप समझाया था
बैलेंस बिल्कुल आखिर में भी हो सकता है। ठीक है, बोलिए बेटा। अच्छा जी, अब आगे देखिए, ट्रांजैक्शन नेक्स्ट पढ़ते हैं जरा। क्या क्वेश्चन दिखाई दे रहा है सब लोगों को बेटा? अगली ट्रांजैक्शन देखिए, August 4 bought furniture costing rupees 15,000 on cash। जवाब दे, बिजनेस में क्या जनरेट हुआ? बिजनेस में क्या जनरेट हुआ? बिजनेस में क्या जनरेट हुआ? फर्नीचर, एसेट, ऐसा ही है? ठीक है, फर्नीचर को हम एसेट ही बोले ना सर। फर्नीचर एसेट भी है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट भी है, काम आएगा एडमिनिस्ट्रेशन के, प्रोवाइड करेगा इकोनॉमिक बेनिफिट फॉर मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड। जवाब दे। अच्छा, फर्नीचर कितनी मालियत का फर्नीचर परचेज किया बेटा? 15,000 का। फर्नीचर परचेज करने से, सुनिएगा बात को, फर्नीचर परचेज करने से बिजनेस के रिसोर्सेज में 15,000 का इजाफा हुआ, हुआ कि नहीं हुआ? फर्नीचर परचेज करने से बिजनेस के रिसोर्सेज में 15,000 का इजाफा हुआ, हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन सवाल कैसे हुआ, कहां से आया फर्नीचर? अगर ऑनर लाया तो एविडेंस कैपिटल, अगर उधार में लिया तो एविडेंस लायबिलिटी, या इस फर्नीचर को खरीदने के लिए बिजनेस के मौजूदा कैश को खर्च कर दिया? जवाब, इस फर्नीचर को परचेज करने के लिए बिजनेस के मौजूदा कैश को खर्च कर दिया, कैश खर्च किया। जवाब नहीं मिल रहा बेटा, मौजूदा कैश को खर्च किया। तो बिजनेस के कैश में मजीद 15,000 से क्या आ गई कमी, हुआ क्या हो? अब आप जरा सोचिए, अगर मैं बैलेंस करता हूं इस पॉइंट पर, बिजनेस का कैश ओवरऑल 35,000 से कम हो गया है, 65,000 बचा हुआ है। जो 35,000 से कम हुआ था उसमें से 20,000 रुपए हमारे पास कैश से निकलकर बैंक में चले गए, और जो 15,000 रुपए अभी खर्च हुए हैं वो अपनी शक्ल तब्दील करके किस में आ चुके हैं? फर्नीचर में आ चुके हैं। तो हमारे रिसोर्सेज में नेट कोई इजाफा नहीं हो रहा। सोचिए इस बात पर, हमारे टोटल रिसोर्सेज 1 लाख के बराबर है, और ये फर्नीचर खरीदने के लिए उसी पैसे को इस्तेमाल किया गया है जो पैसा इनिशियली ऑनर ने क्या किया था, इन्वेस्ट किया था। जो टोटल एसेट्स रिमेन्स अनचेंज। क्या ख्याल, इक्वल तो है, लेकिन जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट हुई थी उसी से सब कुछ जनरेट हो रहा है। 15,000 का फर्नीचर, 20,000 का बैंक बैलेंस, 65,000 का कैश, इन सब का सम 1 लाख रुपए। तो समझ लें कि जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट हुई थी वो इन्वेस्टमेंट अपनी फॉर्म चेंज कर रही है। वो पहले प्योरली कैश फॉर्म में थी, अब कैश आहिस्ता आहिस्ता कन्वर्ट हो रहा है चीजों में, कि जो मैंने बिजनेस में कैश लगाया था उससे अब मैं चीजें खरीदना शुरू हो जाऊं, ताकि बिजनेस आगे ऑपरेट करे। इन्वेंट्री परचेज करूंगा, फर्नीचर परचेज करूंगा, व्हीकल परचेज करूंगा। यस और नो? आगे अगली ट्रांजेक्शन पढ़ू। अच्छा, फिर वही बात, सोचने का एक और अंदाज, सोचने का एक और अंदाज, वो क्या है? 15,000 रुपए कैश खर्च हो गया, 15,000 रुपए कैश खर्च हो गया, कहाँ खर्च हुआ? जवाब देना पड़ेगा ना यार। कैश बैलेंस में 15,000 की कमी आ गई है, कैश में से 15,000 रुपए गायब हो गए। तो भाई गायब नहीं हुए, वो 15,000 रुपए आपके पास से गए हैं, यानी कैश में से 15,000 माइनस करने का मतलब ये कि 15,000 रुपए खर्च हो गए। ये 15,000 अब मौजूद नहीं है, लेकिन ये 15,000 रुपए अब किसी और शक्ल में मौजूद है। वो क्यों, कोई और शक्ल क्या है हमारे पास? फर्नीचर, सिंपल। समझ रहे हैं? मैं बार बार एक बात बोल रहा हूँ, ये अकाउंटिंग जो है वो 2 एस्पेक्ट देखती है बेटा।
कैश तो खर्च हो गया, लेकिन कहाँ खर्च हुआ ये भी तो बताना पड़ेगा ना। कैश आ गया, लेकिन कहाँ से आया, किसने जनरेट किया, ये भी तो बताना पड़ेगा ना। वन इज ट्रांजैक्शन, द अदर वन इज एविडेंस ऑफ ट्रांजैक्शन। बार बार बोल रहा हूँ, अगर इस अप्रोच से चलोगे हर चीज जो है लॉजिकली चलती जाएगी। ठीक है, अच्छा जी आगे। अब देखिएगा बेटा तवज्जो से, आप सबकी तवज्जो चाहिए, बहुत तवज्जो। बॉट कंप्यूटर, बॉट कंप्यूटर, क्या खरीदा, कंप्यूटर खरीदा। कंप्यूटर क्या है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है, एसेट है, ऐसा ही है। ऑन अकाउंट, क्या कंप्यूटर खरीदा, लेकिन कैसे खरीदा, ऑन अकाउंट। इस लफ्ज को मैंने अंडरलाइन किया, ऑन अकाउंट। ऑन अकाउंट का मतलब क्या, उधार, उधार रखवा कर, उधार में खरीदा। किससे खरीदा, रेमबैक कंप्यूटर से। तो ये उधार किसको चुकाना होगा, हमने रेमबैक्स कंप्यूटर। कितना कंप्यूटर खरीदने की वजह से हम पर कितना उधार हुआ, 75,000। अब तवज्जो, ट्रांजैक्शन पढ़ ली, बॉट कंप्यूटर ऑन अकाउंट, उधार पर, फ्रॉम रेमबैक्स कंप्यूटर, अमाउंटिंग ₹75,000। ठीक है, चलें अब यहां पे देखते जाइएगा। बिजनेस के रिसोर्सेज में कंप्यूटर की शक्ल में क्या हुआ, इजाफा हुआ। तो जब मेरे पास 75,000 के कंप्यूटर्स आ गए तो मेरे बिजनेस के रिसोर्सेज बढ़ गया 75,000। लेकिन क्या इस 75,000 के रिसोर्सेज को बढ़ाने के लिए क्या मेरे बिजनेस की तरफ से कोई पेमेंट हो रही, नहीं ना। तो रिसोर्सेज तो बढ़ रहे हैं, लेकिन कोई और रिसोर्स में कमी नहीं आ रही। इससे पहले फर्नीचर खरीदा था तो कैश कम हो गया था। अच्छा, क्या ये कंप्यूटर घर से ले आया है ऑनर, घर के कंप्यूटर इन्वेस्ट कर दिए उसने, लाके घर पे 4-5 कंप्यूटर पड़े थे वो ले आया उठाकर, बिजनेस में लगा दिए। अगर ऐसा होता तो एविडेंस क्या होता, कैपिटल। लेकिन ऐसा भी नहीं। सर ये कंप्यूटर उधार पे खरीदे, किससे, रिम्बैक्स कंप्यूटर से। ठीक है, तो इट मींस दैट हमें इस कंप्यूटर खरीदने की वजह से रिम्बैक्स कंप्यूटर को 75,000 पे करना है। और ये 75,000 पे करने की हम पर लायबिलिटी क्या होगी, क्रिएट होगी। तो एक तरफ एसेट साइड पर 75,000 का इजाफा हुआ है, जिसका एविडेंस जो था वो लायबिलिटी था। यानी कि अगर आज मैंने 75,000 पे नहीं किए तो कल तो पे करने पड़ेंगे, भले कंप्यूटर हो या ना हो। ये कंप्यूटर चोरी हो जाए, ये कंप्यूटर जल जाए, ये कंप्यूटर खराब हो जाए, तो कंप्यूटर ना होने के बाद भी कंप्यूटर की वजह से 75,000 पे करने की लायबिलिटी हम पर मौजूद होती है। अब नाउ रिकॉल द डेफिनेशन, व्हाट इज अ लायबिलिटी, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, यस और नो, दोहरा दीजिए साथ साथ। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, जरा बताइए, आज चौथी ट्रांजैक्शन परफॉर्म करने के बाद, आज अब चौथी ट्रांजैक्शन परफॉर्म करने के बाद हम पर 75,000 रुपीज पे करने की ऑब्लिगेशन क्या है, मौजूद है। क्या हम पर 75,000 पे करने की ऑब्लिगेशन मौजूद है, देयर इज प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, यस देयर इज प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। और वो प्रेजेंट है किस शक्ल में, 75,000 एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट ऑब्लिगेटिंग इवेंट। ये लायबिलिटी क्रिएट होने की वजह कोई वाकया था, माजी में होने वाला वाकया था, जिसकी वजह से हम पर 75,000 पे करने की ऑब्लिगेशन क्या हुई है, क्रिएट हुई है। वो वाकया क्या था, वो वाकया था कंप्यूटर परचेज करना। अगर हमने कंप्यूटर ना परचेज किए होते तो हम पर 75,000 को पे करने की ऑब्लिगेशन क्रिएट ना होती। तो वो वजह, जिस वजह से हम पर 75,000 पे करने की ऑब्लिगेशन क्रिएट हुई है, वो वजह
कंप्यूटर का परचेज करना है, ठीक है। अगर कंप्यूटर परचेज नहीं किया तो ये लायबिलिटी क्रिएट नहीं होती। लायबिलिटी खत्म कैसे होगी? सेटलमेंट ऑफ विच रिजल्ट्स एंड आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज। जब भी लायबिलिटी खत्म होगी तो इकोनॉमिक रिसोर्सेज में कमी आएगी, ये चीज ध्यान में रखिएगा। अकाउंटिंग इक्वेशन में मैंने आपको कहा था, कल भी बताया था, हम करंट और नॉन करंट की बहस नहीं करेंगे फिलहाल, ठीक है। अकाउंटिंग इक्वेशन वेरी मच सिंपल, तो उसको सिंपल रखें, उसको कॉम्प्लिकेटेड ना बनाएं। सिर्फ अकाउंटिंग इक्वेशन के जरिए हम ट्रांजैक्शंस और इफेक्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शन को समझ रहे हैं, ठीक है जी। तो मैं अब तक कितनी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर चुका? 4। यहां तक क्या सबको बात समझ में आ रही है बेटा? कोई डिफिकल्टी हो तो पूछ लीजिएगा, सबसे बात कर रहा हूं मैं। क्लियर है सबको? चले, ओके। आगे, विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक। हाँ भाई, ये क्या है? बैंक से पैसा निकाला, विड्रॉ। क्या आप अपने अकाउंट से पैसे निकालते नहीं है क्या? तो क्या बिजनेस अपनी जरूरत के लिए पैसा बैंक से निकाल, जैसे जब कैश बैलेंस बैंक में डिपॉजिट हो सकता है तो बैंक से कैश विड्रॉ भी तो हो सकता है। जब पैसा एक जेब से दूसरी जेब से गया, जेब में गया था, यानी कैश वाली जेब से बैंक वाली जेब में गया था, तो आप बैंक वाली जेब से पैसा दोबारा कैश वाली जेब में नहीं आ सकता क्या? जरा देखिएगा इस चीज को। ₹5,000 से, सुनिएगा प्लीज, सुनिएगा। ₹5,000 से बिजनेस के बैंक बैलेंस में क्या आ गई? कमी आ गई। बैंक, बिजनेस के बैंक अकाउंट से ₹5,000 निकाल दिए गए, तो बिजनेस का बैंक बैलेंस 5,000 से कम हो गया। सवाल, कहाँ गए ₹5,000? खर्च कर दी। खर्च किए तो कोई चीज आती एसेट की शक्ल में, या खर्च किए तो कोई एक्सपेंस इनकर हुआ होता? जवाब दें प्लीज। लेकिन क्या ये 5,000 खर्च हो गए? खर्च करने का कोई तस्करा नहीं है क्वेश्चन में, तो फिर ये 5,000 महफूज हैं, ये दोबारा कैश इन हैंड का पार्ट बन गया। बैंक से निकाला और कैश में दोबारा ऐड कर दिया। इस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट ओवरऑल क्या है? सेम है, मतलब इससे हमारे रिसोर्सेज में ना कमी है, या ना इजाफा हुआ है। एक रिसोर्स कम हो गया, दूसरा बढ़ गया, नेट इफेक्ट इज 0। क्या ख्याल है? अब हमारे पास, अगर अभी देखिएगा, अब अगर मैं अब की डेट पे बैलेंस करूं तो टोटल एसेट्स मेरे पास 175,000 के, टोटल एसेट्स मेरे पास 175,000 के होंगे, ऐसा। टोटल एसेट्स मेरे पास 175,000 के होंगे। कैश का बैलेंस मेरे पास 70,000 है, बैंक का बैलेंस मेरे पास 15,000 है, फर्नीचर का बैलेंस मेरे पास 15,000 है, 1,00,000 ये हो गया। 75,000 के कंप्यूटर हैं, 175,000, और इन सब की फाइनेंसिंग ₹1,00,000 से इक्विटी से हुई है और 75,000 से लायबिलिटी से हुई है। ऐसा ही है बेटा? जवाब दे। ओके, अगला सवाल, अगला हिस्सा। August 15 obtained बैंक लोन। क्या लिया बेटा? क्या लिया? बैंक लोन लिया। obtained बैंक लोन कितना लिया? ₹1,00,000। एंड ट्रांसफर द कैश इनटू द बैंक, यानी बिजनेस के बैंक बैलेंस में ₹1,00,000 से क्या हो रहा है? इजाफा हो रहा है। ओके, तो क्या कर रहा हूं, तवज्जो कीजिएगा। बिजनेस के बैंक बैलेंस को ₹1,00,000 से बढ़ा रहा हूं। बिजनेस के बैंक बैलेंस को ₹1,00,000 से बढ़ा रहा हूं। सवाल, ₹1,00,000 कहां से आए? क्या ऑनर घर से लाया?
या कहीं से उधार ली, लोन लिया। तो इस लाख रुपए के आने का एविडेंस जो है वो लोन के नाम से रिकॉर्ड होगा यहाँ। सही है। तो हम दोबारा रिकॉल करते हैं डेफिनेशन। देयर इज प्रेजेंट ऑब्लिगेशन टू पे ₹100,000। हम पर लाख रुपए वापस करने की ऑब्लिगेशन क्या है, मौजूद है, एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट ऑब्लिगेटिंग इवेंट। और इस लाख रुपए की ऑब्लिगेशन क्रिएट होने की वजह माजी में होने वाला एक इवेंट था। वो इवेंट क्या था, लोन लेना, लाख रुपए लिए उधार पर, जिसकी वजह से लायबिलिटी क्रिएट हुई। खत्म कैसे होगी, द सेटलमेंट ऑफ रिजल्ट्स एंड आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज। जब भी लायबिलिटी सेटल होगी, इकोनॉमिक रिसोर्सेज में क्या आएगी, कमी आएगी। समझ सकते हैं इन तमाम बातों को बेटा? ओके। अब ये इंटरेस्टिंग ट्रांजैक्शन है। अगस्त 18 returned one computer costing ₹15,000 to Rimbex Computer। Rimbex Computer से हमने 75,000 के कंप्यूटर खरीदे थे। उसमें से हमने एक 15,000 का कंप्यूटर क्या कर दिया, वापस कर दिया। जवाब दे। तो अगर कंप्यूटर आने से हम पर लायबिलिटी क्रिएट हो रही थी, तो कंप्यूटर वापस करने से क्या होना चाहिए कि अगर हमने 75,000 के कंप्यूटर्स खरीदे थे तो हम पर 75,000 पे करने की ऑब्लिगेशन क्रिएट हो रही थी। अब उसमें से एक कंप्यूटर हमने वापस कर दिया। जब जो कंप्यूटर हमने वापस कर दिया, क्या हमने उसके लिए भी पेमेंट करनी होगी, या वो कंप्यूटर वापस करते ही उस कंप्यूटर की पेमेंट की लायबिलिटी खत्म हो जाएगी? अच्छा, एक इजाफी सवाल कर रहा हूँ, 60 रह जाएगा, गुड। एक इजाफी सवाल कर रहा हूँ, देखो वो क्या है, एक अप्रोच कहलाती है एनालिटिकल अप्रोच। मतलब एक बंदा जो है ना, वो बातें एक्सट्रैक्ट करता है, बातें निकालता है। अभी तो इस इंफॉर्मेशन का कोई यूज नहीं है, लेकिन फिर भी एग्जामिनेशन के अंदर हम जब चीजें देखते हैं तो हमें बहुत सारी बातें उसमें से एक्सट्रैक्ट कर लेनी चाहिए। इस चीज को हम बोलते हैं एनालिटिकल अप्रोच, कि हम कितना एनालाइज करते हैं। आई कैप के एग्जाम जितना आप एनालाइज करके करोगे, उतने आपके लिए आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। ये बताइए बाय द वे, हमने कंप्यूटर कितने परचेज किए थे फिर? 75,000 के तो परचेज किए थे, एक 15,000 का है, तो कंप्यूटर कितने परचेज थे, 5। जबरदस्त। तो 5 में से एक वापस कर दिया, 4 बच गए। तो अगर एक कंप्यूटर वापस कर दिया, तो अब उस एक कंप्यूटर की पेमेंट नहीं करनी। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो कंप्यूटर वापस करने से क्या हो जाएगा, हम पर लायबिलिटी भी खत्म हो जाएगी उसको पे करने की। यस और नो बोलिए। जवाब दीजिए बेटा। तो अब क्या कर रहा हूं मैं, 15,000 से कंप्यूटर का बैलेंस कम कर दिया। तो जैसे मैंने एक कंप्यूटर वापस किया, तो मुझ पर ये 15,000 पे करने की ऑब्लिगेशन क्या हो गई, खत्म। यहां तक बात क्लियर होती है सबको बेटा? और अब मेरे पास 60,000 के कंप्यूटर हैं, जिनके अगेंस्ट अब तक मैंने कोई पेमेंट नहीं की, तो मुझ पर 60,000 की ही ऑब्लिगेशन क्या है, मौजूद। 75 की लायबिलिटी में से, अब लास्ट पार्ट देख लो लायबिलिटी की डेफिनेशन का। 75,000 में से 15,000 माइनस हो रहे हैं। जब 75,000 लायबिलिटी है और उसमें से 15,000 माइनस हो रहे हैं, तो लायबिलिटी की क्या हो रही है, सेटलमेंट हो रही है। तो जब भी लायबिलिटी सेटल होगी, इकोनॉमिक रिसोर्सेज में कमी आएगी। देख लो, जब लायबिलिटी कम हो रही है कि अब मुझे रिम्बेक्स कंप्यूटर को 15,000 नहीं देने, तो क्यों नहीं देने, इसलिए कि मैंने एक कंप्यूटर उसको वापस दे दिया, यानी कि मेरे रिसोर्सेज में क्या आ गई, कमी आ गई। सेटलमेंट ऑफ विच रिजल्ट्स एंड आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज। ये जो शुरू में पढ़ा दिया ना, आपके पास तो बड़ा बेहतरीन एडवांटेज है यार, कि यूट्यूब पे गए और दोबारा लेक्चर रिकॉल कर लिया।
मैं फिर बोल रहा हूँ कि बुनियादें मजबूत कर लो, आगे बहुत फायदा होगा। आपको जहां कंफ्यूजन होती है आप जाइए लेक्चर दोबारा सुन लीजिए, थोड़ी सी जहमत होगी लेकिन एक दफा पक्का हो गया ना फिर मामला बेहतरीन हो जाएगा, फिर आपको आगे कंफ्यूजन होने वाली नहीं है, पहले बता दो। आप बिल्कुल बिगनर हैं अभी इस चीज में, लेकिन बुनियादें मजबूत हो गई तो फिर टेंशन नहीं है, फिर आगे अकाउंटिंग में उड़ना आप खुद शुरू करोगे बेटा। आगे बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो आपके लिए न्यू होंगी, लेकिन अपनी जो प्रीवियस नॉलेज होगी उसकी बेस पर आपसे वो खुद ब खुद सॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। इसलिए मेरा जो टाइम स्पेंड होता है वो बेस बनाने पे होता है। ओके जी, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है? 22 अगस्त को बॉट अ कार फॉर ऑफिस यूज। हाँ भाई, गाड़ी खरीदी। जवाब दे, क्या परचेज किया? बॉट अ कार फॉर ऑफिस यूज, व्हीकल परचेज किया। कितने का परचेज किया? 1,20,000 का। ऑन अकाउंट, ये भी उधार में खरीदा। किससे खरीदा? मोटर टाइम्स। मोटर टाइम वो बिजनेस जिससे हम ये खरीद रहे हैं। तो व्हीकल परचेज किया 1,20,000 का, बिजनेस के रिसोर्सेज में 1,20,000 का इजाफा होगा, लेकिन इस 1,20,000 के लिए फिलवक्त कोई कैश पे नहीं हो रहा, लिहाजा इस व्हीकल को परचेज करने की बिना पर हम पर 1,20,000 को पे करने की लायबिलिटी क्या हो रही है? क्रिएट हो रही है। चले सबसे पहले बिजनेस के रिसोर्सेज की बात करते हैं। व्हीकल्स, तो व्हीकल्स की वजह से बिजनेस के रिसोर्सेज में इजाफा होता है कितने से? 1,20,000 से। अब सवाल 1,20,000 का व्हीकल कहां से आया? क्या हमने कैश और बैंक में से 1,20,000 रुपए खर्च किए? क्या एक रिसोर्स को बढ़ाने के लिए हमने दूसरे रिसोर्स को कंज्यूम कर लिया? ऐसा हुआ है? कैश दे के व्हीकल परचेज किया है। घर घर वाली गाड़ी बिजनेस में ले आया है। कल तक जो गाड़ी घर में इस्तेमाल हो रही थी उसने बोला लगा दो बिजनेस के अंदर ये भी, तो पर्सनल व्हीकल इन्वेस्ट किया उसने। तो अगर पर्सनल व्हीकल इन्वेस्ट करते तो एविडेंस क्या होता? कैपिटल होता। लेकिन इसने उधार पे गाड़ी ली, और किससे लिए? ये उधार किसको चुकाना है? हमने ये उधार किसको पे करना है? मोटर टाइम। जिसको पे करना होता है आमतौर पर उसका नाम लिखा जाता है। ठीक है जी, मोटर टाइम। तो मोटर टाइम को कितना पे करना है? 1,20,000। दोबारा रिकॉल कर लें, तीन तीन लाइबिलिटीज आ गई हैं। देयर इज प्रेजेंट ऑब्लिगेशन टू पे ₹120,000। आज आप पर 1,20,000 रुपए पे करने की ऑब्लिगेशन मौजूद है एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट ऑब्लिगेटिंग इवेंट। इस ऑब्लिगेशन के क्रिएट होने की वजह क्या थी? गाड़ी का खरीदना उधार पर। अब ये ऑब्लिगेशन खत्म कैसे होगी? द सेटलमेंट ऑफ विच रिजल्ट्स इन आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज। जब भी लायबिलिटी सेटल होगी इकोनॉमिक रिसोर्सेज में क्या आएगी? कमी आएगी। अब जरा देखें, कमी आने वाली है। अगली ट्रांजेक्शन पढ़ें, 26 अगस्त देखें। इशूड अ चेक टू मोटर टाइम ₹75,000। आपने चेक इशू किया किसको? मोटर टाइम को। तो अगर आप मोटर टाइम को आप पेमेंट कर रहे हैं तो क्या 75,000 की पेमेंट करने से आपकी लायबिलिटी में क्या होगा? कमी वाकया होगी? जवाब दीजिए। अब सीख लीजिए, वक्त है, सीख लीजिए बिल्कुल। बैंक बैलेंस में से 75,000 रुपीज क्या हो गया? खर्च हो गया। सवाल कहां खर्च हुए? जवाब, लायबिलिटी को सेटल करने में खर्च हुआ। तो एक तरफ कैश गया, बैंक बैलेंस कम हो गया, और दूसरी तरफ जो हम पर लायबिलिटी थी 1,20,000 से, उसकी सेटलमेंट हो गई 75,000, और स्टिल लायबिलिटी बाकी है। स्टिल देयर इज प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। बिल्कुल
45,000 पे करने की ऑब्लिगेशन बाकी है, वजह क्या थी? वो गाड़ी खरीदना, पार्ट पेमेंट अब आगे कर देंगे, कोई मुश्किल बात बेटा। अब लास्ट पार्ट देख लो, 1,20 की लायबिलिटी में से 75,000 की लायबिलिटी सेटल हो गई। द सेटलमेंट, ये सेटलमेंट कैसे हुई है? द सेटलमेंट ऑफ विच रिजल्ट्स एन आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज। जब भी लायबिलिटी सेटल होती हुई दिखाई देगी तो जरा देख लो इकोनॉमिक रिसोर्सेज एसेट साइड में भी कमी वाकया हो रही है। ये डेफिनेशन का लास्ट पार्ट बार बार दोहरा रहा हूं मैं आप लोगों के लिए। द सेटलमेंट ऑफ विच रिजल्ट्स एन आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज। जब भी लायबिलिटी सेटल होगी इकोनॉमिक रिसोर्सेज में क्या आएगी? कमी आएगी। बेटा बैंक में 20,000 नहीं थे, 62 लाख रुपए का लोन भी तो लिया था ना, उससे भी तो बैंक बैलेंस बढ़ा था। जरा गौर से देखो, बैंक का कॉलम देखो गौर से, 20,000, फिर 5,000 कम हुए, फिर लाख रुपए ऐड हो गए, 75 पे करने की एहलियत है। अच्छा, और बात अगर बैंक में 20,000 रुपए हो तो बैंक ओवरड्राफ्ट नामी भी कोई चीज समझाई थी आपको? बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक में से मौजूदा बैलेंस से ज्यादा भी खर्च किया जा सकता है, फैसिलिटी होती है, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल ओवरड्राफ्ट की जरूरत नहीं है, अभी तो बैंक में अच्छा खासा बैलेंस मौजूद है। बैंक लोन इज नॉट ओवरड्राफ्ट, ठीक है, लोन अलग से लिया आपने। नाउ लास्ट ट्रांजेक्शन, रीपेड लोन बाय कैश ₹20,000, 20,000 रुपए वापस किए किसको? बैंक को, जो लोन लिया था। किस फॉर्म में? हमने कहा 20,000 रुपए खर्च हो गए, कहाँ गए? तो आपने कहा सर 20,000 से आपने क्या किया? लायबिलिटी सेटल की, ये लोन रीपे कर दिया। अब जहां तक आपकी तमाम ट्रांजैक्शंस कंप्लीट हो गई, आप क्या कर दें? इसको बैलेंस कर, इसका बैलेंस निकालना है। जवाब दे भाई सब लोग। तो आज हमारे बिजनेस की क्या पोजीशन है? हमारे पास व्हीकल है 1,20,000 का, हमारे पास कंप्यूटर्स हैं 60,000 के, हमारे पास फर्नीचर है 15,000 का, बैंक बैलेंस हमारे पास कितना है? 1,00,000 प्लस 20,000, 1,20,000, 20,000 प्लस 1,00,000, 1,20,000। और अगर 1,20,000 में से 5 और 75 माइनस करें तो बैलेंस बचेगा 80,000। सॉरी, 80,000 माइनस होंगे 40,000 बैलेंस बचेगा, 40,000। कैश का कितना बैलेंस है? कैश का कितना बैलेंस है? 50,000 कैश। बताइएगा सब लोग बेटा, कैश का कितना बैलेंस है? 20 और 20 माइनस हुए 40 हुए, 15 माइनस हुए 55 हुए, और 5 प्लस हुए, नेट इफेक्ट 50,000 आ गया। ठीक है, कैपिटल 1,00,000। उसके बाद रिमडेक्स कंप्यूटर को कितना पे करना है? 75 से लायबिलिटी क्रेडिट होती है, 15 से सेटल हो गए, 60,000 पे कर। लोन ₹1,00,000 से जनरेट हुआ था, 20,000 रीपे हो गए थे, 80,000 की लायबिलिटी स्टिल बाकी। मोर टाइम से 120,000 की लायबिलिटी क्रेडिट होती है, 75 रीपे हो गए, तो 45,000 की लायबिलिटी स्टिल बाकी। जरा आप बताइएगा टोटल।
लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के टोटल बताइएगा। लेफ्ट हैंड साइड 285,000, राइट हैंड साइड 285,000। आज हमारे पास बिजनेस के अंदर 285,000 के रिसोर्सेज मौजूद है, जिसमें से लाख रुपए के रिसोर्सेज जो हैं, जिसमें से लाख रुपए के रिसोर्सेज जो हैं वो ऑनर के ही जनरेट किए हुए हैं, और 185,000 के जो फर्दर रिसोर्सेज हैं वो लायबिलिटी के थ्रू जनरेट हुए। अब जरा सोचिए, आज की डेट पे ये बिजनेस क्लोज होगा, बिजनेस क्लोज मान लें, समझे, आज की डेट पे अगर ये बिजनेस क्लोज हो तो ऑनर घर क्या लेके जाएगा वापस? लाख रुपए। बेहतरीन बात। क्यों? अगर ये बिजनेस क्लोज होगा तो बिजनेस सबसे पहले अपनी लायबिलिटीज पे ऑफ करेगा, और लायबिलिटीज पे ऑफ करने के बाद जो एसेट्स बच जाएंगे वो लाख रुपए होंगे। तो अब जरा देखिए कि बिजनेस बजाहिर, अब सुनिए गौर से, कुछ बातों को गौर से सुनिए। बजाहिर तो बिजनेस के एसेट्स लाख रुपए से ज्यादा है, बजाहिर तो ऐसा लग रहा है कि बिजनेस के एसेट्स में क्या हुआ है, इजाफा हुआ है, लेकिन ये बिजनेस में ग्रोथ नहीं आई, ये बिजनेस ने कमाया नहीं है। ग्रोथ तो जब आती तब ये लाख रुपए ग्रो करते। अब तक कोई सेल नहीं हुई, अब तक कोई इन्वेंट्री परचेज नहीं हुई, अब तक कोई ट्रेड नहीं हुई। अरे भाई ट्रेड होगी तो बिजनेस ग्रो करेगा ना यार, बिजनेस फल देना शुरू करेगा, बिजनेस प्रॉफिट कमाना शुरू करेगा। तो अगर आज की डेट पे बिजनेस क्लोज भी कर दें तो ऑनर तो उतना ही घर लेके जा रहा है जितना घर से लाया था। क्या ख्याल है? ये बेसिक बातें, इनको, ये बुनियादें हमारी, इन पे काम करेंगे तो वक्त के साथ साथ आप लोग आपकी मेंटेलिटी बन जाएगी अकाउंटिंग। थोड़ा सा टाइम लेगी, लेकिन इसमें मैंने कहा था सब्र की जरूरत है और सुनने की जरूरत है। बस आप सुनते रहें, लॉजिक सुनते रहें सारी की सारी, तो आप उन लॉजिक्स को फॉलो करेंगे, खुद ब खुद बातें आपको समझ में आना शुरू हो जाए। हाँ जी, कोई सवाल? अच्छा, अब एक काम करता हूँ, अगले सवाल का स्क्रीनशॉट देता हूँ मैं आपको, आप वो स्क्रीनशॉट कैप्चर कर लीजिए, मैं हैंडआउट भी दे दूंगा आपको, लेकिन फिलहाल आप स्क्रीनशॉट कैप्चर कर लीजिए और वो सवाल आप करके बताइए। बेटा यही अकाउंट इक्वेशन कहलाती है, बिल्कुल बेटा, ऐसी बात। लेकिन अभी इस अकाउंटिंग इक्वेशन पे हाजिर बेटा दो चीजें मौजूद नहीं है, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस, जो मैंने कल करवा दी थी। क्योंकि कल डायरेक्ट रेवेन्यू और एक्सपेंस करवाने में कुछ बच्चों को डिफिकल्टी हुई, लेकिन अभी थोड़ा सा मैं चाह रहा हूँ कि बुनियादी चीजें समझ लेना, कि कुछ बच्चे जहमत नहीं करते कि वो पीछे जाके सारे हेड्स रिकॉल करें। मैंने क्या बोला था, जब इक्वेशन हम कर रहे हो तो हम अच्छी तरह जानते हो कि क्या एसेट है क्या लायबिलिटी, हमें पहचान हो जाए। तो वो 5 हेड्स की पहचान नहीं होगी तो मैं चाहूंगा जिन बच्चों को 5 हेड्स पहचानने में डिफिकल्टी हो रही है, उनको चाहिए कि वो पिछले लेक्चर्स जो यूट्यूब पे अपलोड हो चुके हैं वो क्या करें, रिकॉल करके फिर सॉल्व करें, देखिए क्वेश्चन सॉल्व क्यों नहीं होगा। ठीक है, तो मैं अभी इसको, ये आपके सामने स्क्रीनशॉट आप कैप्चर कर लें जरा इसका। बिलाल, इसका सेकंड पार्ट अगले पेज पे दिखाता हूं मैं। Mr. Bilal started business on 1st July 1999 with cash amounting to rupees 2,15,000. Following transaction took place during the month of July. July 4 bought computer on cash rupees 60,000. Opened bank account with Devil Bank Limited by rupees 55,000. बैंक का नाम है डेविल बैंक। बैंक का नाम कुछ भी हो सकता है, हबीब बैंक हो सकता है, मुस्लिम बैंक हो सकता है, तो हमने बैंक का नाम डेविल बैंक रख दिया। सही है? ट्रांजैक्शन दिख रही है, ये वाला पेज सब लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया, कैप्चर कर लिया, जवाब दें। चले अगला पेज, नेक्स्ट पेज देखिएगा प्लीज, नेक्स्ट पेज देखिएगा बेटा। बॉट कार एट रुपीज 190,000 ऑन अकाउंट फ्रॉम कार वर्ल्ड, फिर गाड़ी खरीदी। पेट्रोल बिल पे किया 2200 का। फ्यूल बताया था मैंने, फ्यूल क्या होता है, फ्यूल को किस कैटेगरी में समझाया था, जरा रिकॉल कीजिएगा, अब आपका भी वक्त है रिकॉल करने का। विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक, वही बैंक से पैसा निकाला। इंश्योरेंस पे किया कितने से, 10,000 से।
इंश्योरेंस मैंने कहाँ लिखवाया था, जरा रिकॉल कीजिएगा। देखिए अगर आपको समझना है इंश्योरेंस क्या, रजिस्टर खोलें अपना या लेक्चर खोलें जाकर और जाके रिकॉल करें कि भाई तमाम हेड्स मैंने रेवेन्यू और एक्सपेंस जहाँ पढ़ाए थे उनको जरा रिकॉल कीजिएगा। बॉट बुक, सॉरी उसके बाद बॉट बुक शेल्फ ऑन अकाउंट फ्रॉम डीजेड फर्निचर्स, ठीक है जी। बुक शेल्फ क्या है, फिक्सचर फर्नीचर, वो किससे परचेज किया, डीजेड फर्नीचर से, उधार पे खरीदा, आप डील करें इसको। पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे कर दिया। पेड बाय प्राइवेट चेक टू कारवर्ल्ड, ये थोड़ा अब आपके लिए डिफिकल्टी हो सकती है लेकिन आप उसको कीजिए सॉल्व। पेड सैलरीज, तो अब इस क्वेश्चन की खास बात क्या है बेटा, इस क्वेश्चन की खास बात ये है कि इसमें एसेट भी है, कैपिटल भी है, लायबिलिटी भी है, एक्सपेंसेस हैं, रेवेन्यूज नहीं है अभी इसके। तो अब ये क्वेश्चन आपको एक्सपेंस समझा देगा अच्छे तरीके से। फिर मैं दोबारा आऊंगा वापस किस पर, वो सेल और कॉस्ट ऑफ सेल वाली ट्रांजैक्शन के ऊपर। तो उम्मीद करता हूँ मुझे यहाँ तक बात सबको समझ में आई होगी। कैप्चर कर लें और उसको अपना होमवर्क बना लें बेटा। क्या कैप्चर कर लिया सब लोगों ने इसको, स्क्रीनशॉट ले लिया इसका? हाँ जी, सबसे पूछ रहा हूँ। ओके, तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क हुआ, हैंड आउट भी भेज देता हूँ मैं आपको, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क हुआ और कल यहीं से हम क्लास शुरू करेंगे, डिस्कस करेंगे आपसे आगे जो कॉस्ट ऑफ सेल और सेल वाले ट्रांजेक्शन है उसको मजीद तफसील से देखेंगे। तो आहिस्ता आहिस्ता कॉन्सेप्ट बिल्डअप कीजिए, लेकिन मजबूत कॉन्सेप्ट बनाइए, ऐसे कॉन्सेप्ट बनाइए जिसको आप भूले ना बाद। ठीक है जनाब, तो आज तक के लिए इतने रखते हैं, इंशाल्लाह बाकी डिस्कशन अगली क्लास में करेंगे बेटा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।